टेक्नोलॉजी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अब तक के जो नायर के पेपर हुए हैं, नायर के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, हम लोग उसको जो है ना एक बोलते हैं ना चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, बेसिकली बोल सकते हैं टॉपिक वाइज हम लोग इसको पढ़ना हमने शुरू किया है। तो आज हम लोग IRPWM ले रहे हैं, यानी कि अब तक जितने भी नायर के पेपर हो चुके हैं उसके अंदर कब कब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, बेसिकली जो है ना मैं उन सबको जो है सेग्रीगेट करके आपको बताना चाहूंगा, ताकि हमारी जो है ना हर चीज जो है ना तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो थोड़ा मैं आप लोग को दिखा दूं, देखिए अभी यहाँ पे जो मैंने पेपर अभी लिया है आज, हाथ में मैंने जो लिया है पेपर, आप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे नायर के क्वेश्चन, नायर के पीवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने सारे के सारे ले लिया है। तो नवंबर 2022 के कुछ पेपर हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे तो देखिए, रुको एक मिनट, नवंबर 2022 हो गया। फिर सारे के सारे बेसिकली ऐसे ही है, चलो हमको मिल जाएंगे आगे। मैं आपको दिखाता हूँ नवंबर 2022 होने के बाद में, फिर उसके अगला जो मॉड्यूल होगा सेक्शन से दिखा देता हूँ आपको। चलो ये बेस्ट होगा। नवंबर 2022 के कुछ क्वेश्चंस है, फरवरी 2023 के क्वेश्चंस है, मार्च 2023 के क्वेश्चन है, जून 2023 और मार्च 2024, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हुए ना नवंबर 2022 से लेके, देखिए कहीं पे 21 22 है। देखिए इससे ये भी पता चल रहा है कि कौन से मॉड्यूल में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ये भी अंदाजा हो रहा है ना। करीब 20 22 के बीच में एवरेज अगर हम लेंगे ना, तो मार्च 2025 में 25 क्वेश्चन पूछ लिए ना, तो अदरवाइज 20 क्वेश्चन तो पीवे में से होते ही हैं। ये हमको यहाँ पर जरा सा अंदाजा लग जा रहा है। ठीक है, तो जरा इसी को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्दर अभी। ठीक है नहीं, तो थोड़ा सा सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग नजर दौड़ा लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये नवंबर 2022 का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जैसा उधर सीक्वेंस में पूछा था वो है हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द साइडिंग प्रोवाइडेड टू ट्रैप व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अनकंट्रोल्ड from block section and trying to enter into station section is called, है कि नहीं, क्या कहा, द साइडिंग प्रोवाइडेड टू ट्रैप व्हीकल्स फ्रॉम अनकंट्रोल्ड ब्लॉक सेक्शन, क्या कहा, अनकंट्रोल्ड ब्लॉक सेक्शन से जो व्हीकल आती है उनको ट्रैप करने के लिए, द साइडिंग प्रोवाइडेड टू ट्रैप व्हीकल्स, द साइडिंग प्रोवाइडेड टू ट्रैप व्हीकल्स अनकंट्रोल्ड coming from uncontrolled block section and trying to enter into station section is called, उसको क्या कहते हैं, अनकंट्रोल ब्लॉक सेक्शन से आ रही है और स्टेशन सेक्शन में घुसने की आ रही है कोई गाड़ी, उसको रोकने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए एक साइडिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कैच साइडिंग, असिस्टेड साइडिंग, स्पेशल साइडिंग एंड प्राइवेट साइडिंग। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां हमारे घाट सेक्शंस वगैरह जहां बहुत ज्यादा ग्रेडियंट होता है, तो हमारे दो टाइप के साइडिंग्स होते हैं, कैच साइडिंग या स्लिप साइडिंग। ठीक है, जिसमें से ये जो कैच साइडिंग हमारी होती है उसका ये काम है कि जो भी अनकंट्रोल व्हीकल आती है उसको वो और क्या कहता है, उसको रोक लेता है। समझ में आ रही है बात, अनकंट्रोल ब्लॉक सेक्शन से यानी कि आगे की तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है, ठीक है, और ब्लॉक सेक्शन में घुसने की कोशिश कर रही है। मैं थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान के चले कि ये मेरा सेक्शन कुछ इस प्रकार का है। ओके, और यहाँ पर आगे कोई स्टेशन सेक्शन वगैरह समझो है। ठीक है, अब गाड़ी ग्रेडियंट में आ रही है और ये यहाँ पर बिकॉज ऑफ मोमेंटम ये इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज कैच साइडिंग। हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज कैच साइडिंग, वेरिन क्या होता है कि अगर यहाँ पर गाड़ी को लेना नहीं है अभी, लेकिन वो गलती से आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे हादसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देते हैं कि यहाँ जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट कैच साइडिंग को, शॉर्टकट में CS लिखता हूँ, कैच साइडिंग को सेट रहता है। तो व्हीकल अगर अनकंट्रोल आ भी गई, देखिए क्या है, यहाँ पे ग्रेडियंट का रोल है कि नहीं, ग्रेडियंट का रोल है गाड़ी जैसे, कई बार अनकंट्रोल का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ड्राइवर ने जो है उसको जबरदस्ती पर्पसफुली लेकर आएगा, ऐसा तो नहीं है। क्या होता है कि ग्रेडियंट होता है, अब वो जो है रोल डाउन होने लगी व्हीकल, व्हीकल रोल डाउन, ब्रेक बराबर से नहीं लगा, रोल डाउन हो गई, तो रोल डाउन हो गए तो यहाँ पे आगे ब्लॉक सेक्शन के अंदर कोई गाड़ी होगी, कुछ होगा तो जाके टक्कर हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, बेसिकली जहां पर भी इस तरीके का डाउन ग्रेडियंट वगैरह होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है
कि ये राउंड ग्रेडियंट के पहले यहाँ पर जो है ना कैच साइडिंग लगा दी जाती है, ताकि अगर गलती से कोई व्हीकल जिसको पाथ नहीं दिया यहाँ जाने के लिए, वो अगर आ रहा है तो वो गाड़ी जो है सीधे आपकी निकल के इसके अंदर चली जाएगी, इस पार्ट के अंदर ट्रेन आपकी पूरी की पूरी चले जाएगी कैच साइडिंग में, ठीक है, ट्रैप हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, काफी बड़ा होता है कैच साइडिंग, लंबाई उसकी काफी ज्यादा होती है, लेकिन नहीं यहाँ थोड़ा सा मैंने सिर्फ सिंबॉलिकली आपको बताया। तो व्हीकल क्या होगी, मेरी ट्रेन आ रही है, ये इधर, ये इसको जाके इधर पे पहुंचा देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कैच साइडिंग, ठीक है। और प्राइवेट साइडिंग, स्पेशल साइडिंग, असिस्टेड साइडिंग। प्राइवेट साइडिंग तो आप जानते हैं कि जो कोई भी पर्टिकुलर फर्म की जो साइडिंग वगैरह होती है उनके लिए होता है, जैसे कि कोई केमिकल फर्टिलाइजर है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, या समथिंग कोई ऐसी और भी फर्म होगी उनकी। और ये तो कुछ ऐसा होता नहीं, असिस्टेड साइडिंग या स्पेशल साइडिंग करके कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, कैच साइडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एज पर IRPW व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विड्थ फॉर बीजी, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विड्थ फॉर बीजी, मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विड्थ फॉर बीजी, बीजी ट्रैक के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड विड्थ क्या है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, चैप्टर नंबर 2 में आपको मिलेगा, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जब उन्होंने जब ये फॉर्मेशन का विड्थ जो है ना उन्होंने जब रिवाइज किया था, आई मीन सिंगल लाइन डबल लाइन कटिंग और एम्बैंकमेंट में, उस टाइम पे वहीं पर ये आपको दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों पहले यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैच साइडिंग की लेंथ कितनी होती है, तो पहले कैच साइडिंग के बारे में हमारे IRPW में क्या क्या चीजें दिया ये जरा मैं आपको दिखा दूँ, चाहे अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कैच साइडिंग से रिलेटेड आ जाए। कैच साइडिंग, नॉर्मली ऑल कैच साइडिंग एक्सेप्ट दोज विच आर सैंडेड शैल बी केप्ट अलाइव। व्हाट इज मीन बाय अलाइव, अलाइव यानी कि वहां पर गाड़ी पॉइंट सेट करके रखा जाए, कभी भी वो एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ऑल कैच साइडिंग्स एक्सेप्ट which are sanded, those which are sanded shall be kept alive. On sanded catch siding, the rail shall be kept clear of sand for a length of 21.5 meters. ठीक है, तो क्या कहा, जहां पर भी कैच साइडिंग जो है सैंडेड होगी, सैंड वाली होगी, तो वहां पे क्या होगा, रेल शैल बी केप्ट क्लियर ऑफ सैंड फॉर अ लेंथ ऑफ 21.5 मीटर तक उसको क्लियर रखना पड़ेगा। बियॉन्ड द सेक्शन इंसुलेटेड इन द ओवरहेड लाइंस एंड स्विचेस कंट्रोलिंग द सैंडेड कैच साइडिंग शैल बी केप्ट इन न्यूट्रल पोजीशन. If an electric engine or single or multiple unit train runs into the sanded length of a cache siding, it may possibly be insulated from earth except through the buffers or coupling if connected to other vehicles. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर इसके बारे में कोई लेंथ के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है, लेंथ के बारे में कैश साइडिंग के यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा जो सेक्शन होगा वहां पे जो लॉन्गेस्ट ट्रेन, जहां तक मैं समझता हूँ कि जो सेक्शन की जो लॉन्गेस्ट ट्रेन होगी उसके हिसाब से आपको कैच साइडिंग रखना पड़ेगा, यानी जो भी मेरा सेक्शन होगा जहाँ पे जो लॉन्गेस्ट ट्रेन होगी यानी कि वो ट्रेन उधर पे चली जाए, इस तरीके से होता है। बट आमतौर पे मैंने 800-900 मीटर तक देखा हुआ है, बट आई कैन नॉट से कि दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, है कि नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन ये कहीं कहीं जगह पे इतने लंबे भी कैच साइडिंग देखने को मिले हैं। ओके, तो ये IRPW में यहाँ पे कैच साइडिंग के बारे में यहीं पे मेंशन किया गया है, और कहीं इसके बारे में मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो और भी मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। देखिए कैच साइडिंग में और एक चीज जो क्या पूछी जाती है वो देख लेते हैं यहाँ पे, एट एनी स्टेशन सिचुएटेड इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ एन इंक्लाइन स्टीपर देन 1 in 18 फॉलिंग टुवर्ड्स द स्टेशन कैच साइडिंग शुड बी प्रोवाइडेड। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कैच साइडिंग कहाँ प्रोवाइड किया जाए, तो एट एनी स्टेशन सिचुएटेड इन द इमीडिएट नेबरहुड, at any station situated in the immediate neighborhood of an incline steeper than 1 in 80, यानी जहां पर भी डाउन स्लोप होगा हमारा 1 in 80 से ज्यादा का होगा, कितना, 1 in 80, 1 in 80 से स्टीपर, जहां पर भी स्लोप होगा वहां पर आपको क्या करना, कैच साइडिंग को प्रोवाइड करना। तो ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कब प्रोवाइड करेंगे आप कैच साइडिंग, ठीक है। तो 1 in 80 से ज्यादा स्टीपर रहेगा तो कैच साइडिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और जब बात आती है कैच साइडिंग की तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्लिप साइडिंग के बारे में भी देख लेना चाहिए, तो स्लिप साइडिंग इससे जरा मिलता जुलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्लिप साइडिंग के बारे में भी देख लेते हैं, क्या व्हाट इज मीन बाय स्लिप साइडिंग, है ना, ये हमारा जो है डेफिनेशंस वगैरह है ना, टर्मिनोलॉजीज IRPW में, वहां पर हूं मैं, स्लिप साइडिंग, these are shorter length sidings located on the lower side of a station, these are what, these are shorter length sidings located on the lower side of a station on steep gradient
where there is a risk, whether owing to gradients or due to high wind velocity of uncontrolled vehicle running out of station from standstill or during shunting or fouling the main line. ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको डायग्राम से, कि जैसे कि वो तो अप ग्रेडियंट के लिए था, मतलब फॉलिंग ग्रेडियंट के लिए था। अब समझो गाड़ी अगर यहाँ पे समझो मेरा स्टेशन है, यहाँ समझो मेरा स्टेशन है और यहाँ कोई ट्रेन है, हाँ, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, आई मीन ऐसा ट्रेन इज कमिंग, ओके, या खड़ी है यहाँ पे स्टेशन पे। दीज आर शॉर्टर लेंथ साइडिंग लोकेटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ अ स्टेशन ऑन स्टीप ग्रेडियंट वेयर देयर इज अ रिस्क वेदर ओइंग टू ग्रेडियंट्स और ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी ऑफ कंट्रोल व्हीकल रनिंग आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ पे कोई व्हीकल खड़ी है, समझो एक ट्रेन हमारी यहाँ पर आके खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेन आके मेरी स्टेबल्ड है, ठीक है, खड़ी है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, हवा चलने की वजह से या ग्रेडियंट की वजह से ये मेरी गाड़ी ना रोल डाउन होकर नीचे चला जाएगी, चले जाने का अंदेशा है। मुझे डाउट है कि शायद ये जो है ना, अब इसका डायरेक्शन तो ऐसा आई तो ऐसा थी, लेकिन इसके चांसेस है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल दैट इट मे गो डाउनवर्ड, पीछे तरफ उल्टा चला जाए, हाई विंड वेलोसिटी की वजह से या ग्रेडियंट की वजह से, ओइंग टू ग्रेडियंट और हाई विंड वेलोसिटी ऑफ अनकंट्रोल्ड व्हीकल रनिंग आउट ऑफ स्टेशन, उसके लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक स्लिप साइडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग स्लिप साइडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। किस तरीके का होगा ये अरेंजमेंट, ये कुछ इस तरीके का होगा कि यहीं पर हमारा कहीं पर एक साइडिंग होगी, इस तरीके से स्लिप साइडिंग। यहाँ इसको स्लिप साइडिंग को मैं शॉर्टकट में एसएस लिख रहा हूँ। देखो कैच साइडिंग भी इसी में डायग्राम में अगर मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। तो कैच साइडिंग आपकी इस तरफ होगी। कैच साइडिंग का कॉन्सेप्ट में एक ही लाइन में बना देता हूँ दोनों को, तो आपको कंपैरिजन में समझ में आसान आएगा। अगर गाड़ी डाउन में आ रही है ऐसा, और इसको यहाँ पे आना नहीं है लेकिन ये गलती से आ गई, तो कैश साइडिंग में चले जाएगी। लेकिन अगर ये तो डाउन की गाड़ी है और अगर अप की गाड़ी है, इसको इधर आके खड़ी थी, ये यहाँ पर आके गाड़ी खड़ी थी, अब इसको जाना है आगे, यहाँ तो यहाँ पे खड़ा रहना है, तो आगे आना है, तो या तो बहुत तेज हवा की वजह से या ग्रेडियंट की वजह से अगर ये रोल डाउन हो जाएगी तो सेक्शन में पीछे चली जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हमारा क्या होता है, स्लिप साइडिंग होता है। यहाँ क्या होता है हमारा, स्लिप साइडिंग होता है। वेरिन क्या हो जाता है कि अगर गाड़ी गलती से आ जाएगी तो वो स्लिप साइडिंग में चली जाएगी, ठीक है, वो नीचे नहीं चली जाएगी। नीचे जाएगी तो खतरा है ना, तो आप कंस्ट्रक्शन को से अवॉइड करें। तो कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग दोनों साथ में मैंने बता दिया। हाँ, तो ये हो गया हमारा। These sidings take off from the main line, तो वही देखो मैं जैसे तो पढ़ रहा हूँ ना, उसको आप देखते जाए। These sidings take off from the main line outside all points to prevent wagon breaking away from the station entering into the block section। तो स्टेशन से निकल के वो ब्लॉक सेक्शन में एंटर करने से अवॉइड करने के लिए इसको अवॉइड रख दिया जाता है, ठीक है। एट एनी स्टेशन सिचुएटेड इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ एन इंक्लाइन स्टीपर देन, वहां देखिए अब ये वैल्यू को याद रखें, वहां पे कितना था 1 in 80 था ना, क्या साइडिंग में क्या था 1 in 80 से स्टीपर रहेगा तब। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जब 1 in 80 1 in 100 सॉरी 1 in 100 falling away from the station at any station situated in the immediate neighborhood of an incline steeper than 1 in 100, 1 in 100 से अगर स्टीप रहेगा कहीं पे तो वहां पर आपको स्लिप साइडिंग देना पड़ेगा। The takeoff point to a slip siding should normally be set and locked for the siding except where required to the trail through, ठीक है। Whenever for any cause it is found necessary to lay a slip siding off the main line or off the through loop so that there is risk of whole train getting trapped, the design of such a sliding must be identical with that of catch siding as already defined, ठीक है। तो यही बेसिक चलिए कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, मैं वापस से क्वेश्चन में जाता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एज पर IRPWM व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विड्थ फॉर बीजी ट्रैक। बीजी ट्रैक के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विड्थ क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में है, पैरा 212 में हम लोगों को बलास प्रोफाइल सेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ ऑफ सेस ना, पैरा 212 देख लीजिए, पैरा 212 है, पैरा 212 इसके अंदर यहाँ देखिए क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए, मिनिमम रिक्वायर्ड सेस विड्थ फॉर बीजी ट्रैक ना, तो क्या है ये यहाँ देखिए आप, मेंशन है क्लियरली, मिनिमम सेस विड्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर शैल आल्सो हैव टू बी इंश्योर्ड फॉर बोथ स्ट्रेट ट्रैक एंड ऑन कर्व ट्रैक, ठीक है। तो ये ब्रॉड गेज के लिए ही है हमारा, ठीक है। तो ये किसका कितना है ब्रॉड गेज में, देखो एज पर IRSOD ना, है ना। तो क्या है मिनिमम सेस विड्थ कितना होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैरा 212 के अंदर आपको ये मिल गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। As per IRPWM, what is the minimum depth of ballast cushion to be provided for the siding in BG with permissible speed more than 50 kmph?
है कि नहीं, जहां पर बलास्ट मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन फॉर किसके लिए, साइडिंग विद स्पीड मोर देन 50 kmph, उसी चैप्टर में मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, सेम पैराग्राफ के अंदर पैरा 212 के अंदर आप नीचे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 के अंदर डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन के बारे में बात हुई है। तो साइडिंग के लिए क्या कहा, क्वेश्चन क्या है हमारा, स्पीड मोर देन 50 kmph ना, साइडिंग्स विद मोर देन 50 kmph। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइवेट एंड अदर साइडिंग में हायर स्पीड के बारे में यहाँ पे बात हुई है। परमिसिबल स्पीड मोर देन 50 kmph, क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन कितना दिया है 350 mm, तो 350 mm इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यू कैन सी 350, 300, 250, 200 था, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे ठीक है, यानी कि 350 mm इज द करेक्ट आंसर। तो पैरा 212 के अंदर ही ये भी आपको मिल गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर AEN what is the prescribed schedule of checking the work of monsoon patrol? For ADN, what is the prescribed schedule of checking the work of monsoon patrolman? monsoon patrolman का जो काम चेक करने का क्या schedule है AEN के लिए? once in a week, once in 2 weeks, once in 3 weeks और once in a month। कितने दिनों में करेंगे, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, ये 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन रेफरेंस हमें देखना है, तो रेफरेंस में आपको लेके चलता हूँ। ये आपको टेबल 1A, चैप्टर नंबर 1A, टेबल 1A में इसके बारे में डिटेल्स मिलेगी। ठीक है, तो टेबल 1A में जाएंगे हम लोग अभी। देखिए दोस्तों, हम लोग टेबल 1A में आ गए हैं, पैरा 103, इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर यानी ADN। इसके अंदर बहुत सारे इंस्पेक्शन शेड्यूल्स दिए गए हैं, मानसून पेट्रोलिंग के बारे में पूछा हुआ है। तो मानसून पेट्रोलिंग के बारे में पूछा है, तो इसके अंदर आप क्या कहा है, व्हेन इंट्रोड्यूस शुड चेक द वर्क ऑफ पेट्रोलमैन एट नाइट, नाइट में वंस इन अ मंथ। क्या कहा, मानसून पेट्रोलमैन का काम भी कब देखना है, नाइट में देखना है, वंस इन अ मंथ, आइदर बाय ट्रेन, पुश ट्रॉली और मोटर ट्रॉली। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, टेबल 1A और टेबल 1B वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल 1A सिर्फ और सिर्फ AN का इंस्पेक्शन है, टेबल 1B इंचार्ज PWI और सेक्शनल PWI दोनों का साथ में दिया हुआ है। ये दोनों टेबल में से बहुत सारी चीजें हैं, पूछने जैसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वो कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको एक अच्छे से आप तैयारी करके जाएंगे, टेबल 1A एंड टेबल 1B को। ओके, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो देख लिया आपने आंसर, वंस इन अ मंथ आपको मिल गया, तो टेबल 1A के अंदर आपको मिल गया ये। नेक्स्ट हमारा है, फॉर कन्वर्टिंग फ्री रेल्स टू LWR, फ्री रेल को LWR में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज मीन बाय फ्री रेल, यानी वो 13-13 मीटर 26-26 मीटर की रेलें होती है, उनको हम लोग फ्री रेल कहते हैं। फॉर कन्वर्टिंग फ्री रेल्स टू LWR और CWR, इफ 72 UTS ग्रेड इज टू बी वेल्डेड विद 90 UTS ग्रेड, द पोर्शन टू बी यूज शैल बी। अब देखिए, ऐसे तो आमतौर पे मना किया है, आमतौर पे तो 2 अलग अलग ग्रेड की वेल्डिंग रेलों को वेल्ड करने के लिए हमारे मैनुअल ने सख्ती से मना किया है। लेकिन अगर हमारा मैनुअल जब एक बार कोई चीज कहता है कि ऐसा करो ऐसा ना करो, फिर बाद में कहता है अगर ऐसा करना है तो आप ऐसा ऐसा करो, यानी कि वो प्रैक्टिकल भी बात करता है। समटाइम्स सिचुएशन ऐसी आती है, करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान के चलो कि किसी के सेक्शन में पहले से 72 UTS की रेल पड़ी हुई है, लगी हुई है। अब क्या कर रहे हैं, रिन्यूअल कर रहे हैं। अब रिन्यूअल कर रहे हैं तो रेलवे का सप्लाई 90 UTS का है, 72 UTS अब देती नहीं है, 90 UTS की रेल आ रही है। तो कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहां पर उनको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपको अगर 4 किलोमीटर का सेक्शन जो है TRR सैंक्शन हुआ, और पहले 72 UTS की रेल थी, अब वहां पे 90 UTS की रेल आप लगा रहे हो, तो दोनों तरफ जहां पे 72 UTS दोनों एंड में होगा, कहीं ना कहीं तो जाके आप काम खत्म करोगे, तो वहां पे वेल्ड करना पड़ेगा ना। तो वहां पर ऐसे केसेस में मैनुअल हम क्या हमारा क्या कहता है कि कौन सा पोर्शन इस्तेमाल करेंगे, कि 72 UTS का कि 90 UTS का कॉम्बिनेशन, या नन ऑफ द गिवन अबव। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस भी दिखा दूंगा, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम लोग हायर ग्रेड को इस्तेमाल में लेते हैं। हायर ग्रेड को इस्तेमाल में लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, हायर ग्रेड का पीछे का लॉजिक ये है कि हायर ग्रेड का अगर रहेगा तो लोअर ग्रेड वाले के भी अगर मजबूती रहेगी चलेगा, लेकिन अगर लोअर से आप करोगे तो हायर, और उसके बाद में प्रॉपर मतलब जो है सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या कहा, हायर ग्रेड को हम लोग लेंगे। व्हाट इज हायर ग्रेड यहाँ पर इन दोनों केस में, तो 90 UTS, द ऑप्शन 2 आप देख रहे हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं रेफरेंस आपको दिखाया था। पैरा 303 है, सिलेक्शन ऑफ रेल्स टू बी वेल्डेड। इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया सब उसमें बता दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा समराइज हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। फॉर बोथ न्यू एज वेल एज सेकंड हैंड रेल वेल्डिंग अगर करना है तो आपको रेल की पहले
एंड वेंट्स चेक करना है कि नहीं, फॉर बोथ न्यू एज वेल एज सेकंड हैंड रेल बिफोर वेल्डिंग इट शुड बी एंश्योर दैट द रेल द एंड वेंट्स ऑफ द रेल्स आर विद इन प्लस 0.5 पॉइंट माइनस यानी वर्टिकल में प्लस 0.5 और माइनस मतलब डिप जो है ना, डिप बिल्कुल -0, ठीक है, और लैटरल में प्लस माइनस 0.5 mm चल जाएगा, ठीक है। और ये चेक किससे करना है, 1 मीटर स्ट्रेट एज से चेक करना है कि नहीं। हाँ ओके। फर्दर इन केस ऑफ वेल्डिंग और न्यू रेल्स, उसके बारे में क्या कहा कि उसकी यूएसएफडी टेस्टिंग कर दी जाए, ताकि लैक ऑफ न्यू वेल्डिंग जो भी होगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है, यूएसएफडी टेस्टिंग करना है, लैक ऑफ फ्यूजन वगैरह तो नहीं हुआ है। नई रेलें जो है आपकी जो है ना, एज पर IRS T12 जो आपका रेल का स्पेसिफिकेशन के लिए है, फ्लैट बॉटम रेल के लिए IRS T12 की हिसाब से नई रेल होगी। सेकेंड हैंड रेल के बारे में क्या कहा है, सेकेंड हैंड रेल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्सोल्यूट रेल सेक्शन नहीं होना चाहिए, और रेल 50 साल से ज्यादा पुरानी होगी तो उसको भी वेल्डिंग नहीं करना है। ऑब्सोल्यूट रेल जो होगी ना, जो सेक्शन अभी नहीं है, मान के चलो 60 पाउंड, 75 पाउंड, 90 पाउंड, अभी कहाँ है प्रचलन में, तो इन सब इस टाइप की अगर कोई रेल होगी तो उसको क्या करना है, हमको वेल्ड नहीं करना है। या 50 साल से ज्यादा रेल पुरानी हो गई तो इसको वेल्ड नहीं करना है, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल केसेस में करना है तो सीटी का अप्रूवल इसमें लगेगा, ठीक है नहीं। अगर उन्हें लगता है कि सिटी सेटिस्फाई कि भाई रेल को सब्सटेंशियल लाइफ है और इसको इस्तेमाल करना सेफर इकोनॉमिकल है, तो उस परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाद में रेल के जो है करोजन वगैरह फैक्टर्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बता दिया, करोजन और एक्सेस वियर से नहीं होना चाहिए। साथ में रेल देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये टेबल है ना, इसके अंदर 60 केजी की रेल है, 52 केजी की रेल है। नॉर्मली रेल की हाइट कितनी होती है, 60 केजी की 172, 52 केजी की 156। तो आपको अगर वेल्डिंग करना है तो कम से कम उसकी हाइट 60 केजी की 163 होनी चाहिए, और 52 केजी की होगी तो मिनिमम 150 हाइट होनी चाहिए। तो नॉर्मल हाइट इतनी है, मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए। विड्थ ऑफ हेड ऑफ न्यू रेल, तो है नई रेल का। देखिए ये दोनों एक मिनट में ऐसा कर देता हूँ, कलर डिफरेंस कर देता हूँ। न्यू वाले के लिए जो है ना, मैं पहले ना ये रेड कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, और फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ब्लू। देखिए 172 नई रेल होती है, वेल्डिंग करना है पुरानी रेल को तो कम से कम हाइट 163 चाहिए। 52 केजी की हाइट 156 होती है, लेकिन अगर वेल्डिंग करना है तो कम से कम 150 mm का हाइट होना चाहिए पुरानी रेल का। इसी तरीके से विड्थ की अगर बात करेंगे, यानी कि रेल का जो हेड होता है, हेड विड्थ की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 72 mm है 60 केजी के लिए, तो कम से कम वेल्डिंग करना तो 66 mm होना चाहिए। और 52 केजी में जहाँ 67 है तो वहाँ पे 61 होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ हेड ऑफ ओल्ड रेल एज मेजर एट द गेज कॉर्नर, ठीक है। द लिमिट ऑफ लैटरल वियर इन द रेल हेड एज मेंशन अबव मे बी फॉलोड सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म गेज विदाउट एनी एब्रप्ट चेंज, ठीक है। चलो ये हम लोग अपने क्वेश्चन के को थोड़ा सा मिस करके हम लोग थोड़ा दूसरी चीजें पढ़ने लगे थे। बाकी चीजें ये और क्या है, मैं उसको यहाँ पे स्किप करता हूँ। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है एच में ना। For rolling marks on the web of rail shall be checked before welding to ensure that generally rails of different grades are not welded together। तो ये एक चीज देखने की चीज है कि दो अलग अलग ग्रेड की रेलों को हम लोग को वेल्डिंग नहीं करना है। इसलिए क्या करना है, जब भी वेल्डिंग करना है तो आप क्या करें, रेलों की रोलिंग मार्क रेल के वेब से चेक कर लें, ठीक है। लेकिन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में जहां पर 72 यूटीएस रेल और 80 यूटीएस रेल, इन दोनों के वेल्डिंग करना जरूरी अनअवॉइडेबल है, तो क्या कहा, पोर्शन ऑफ the portion of grade 880 that is 90 UTS chemistry shall be utilized for welding। तो 90 UTS वाले को क्या करेंगे, वेल्डिंग में इस्तेमाल में लेंगे। हायर ग्रेड है ना दोनों में, इसको हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने कहा ऑप्शन 2 90 UTS। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, QAP quality assurance plan for the mobile flashbed welding plant is approved by CTE, PCE, RDSO और प्लांट मैन्युफैक्चर। तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम मोबाइल फ्लैशबेड वेल्डिंग प्लांट के लिए किसके द्वारा अप्रूव होता है, तो ये भी आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा IRPWM के। ये देखिए दोस्तों, पैरा 313, पैरा 313, इसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फ्लैशबेड वेल्डिंग ऑफ रेल से हमारा चैप्टर नंबर 3 है IRPWM का। क्या कहा जा रहा है, रेल वेल्डिंग में स्टेशनरी फ्लैशबेड वेल्डिंग प्लांट, these are used in rail manufacturing plants and in flashbed welding depots of Indian Railways। These are used in rail manufacturing plants and in flashbed welding depots of Indian Railways। It is necessary to get requisite approval from RDSO for the QAP। QAP का फुल फॉर्म है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम ना। तो क्या कहा, इट इज नेसेसरी टू गेट रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम RDSO फॉर द QAP एंड welding parameters for the rail section and plant being used।
ये दोनों चीजों के लिए, क्यूएपी के लिए और वेल्डिंग पैरामीटर जो रेल सेक्शन का है वो सब के लिए क्या है, किसका लगेगा आपको अप्रूवल लगेगा, आरडीएसओ का। अब यहाँ पर कंफ्यूज किस में लोग होते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है मिलता जुलता, हम लोग फंसते किस में, कंपिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ वेल्डिंग ऑपरेटर। जो फ्लैश बट वेल्डिंग प्लांट है वहां पे जो वेल्डिंग ऑपरेटर होगा उसमें कंपिटेंसी सर्टिफिकेट किसकी लगेगी, तो वो है कंपिटेंसी सर्टिफिकेट टू वेल्डिंग ऑपरेटर शाल बी ग्रांटेड बाय चीफ ट्रैक इंजीनियर, है कि नहीं, कि वेदर दैट पर्टिकुलर वेल्डर इज कंपिटेंट और नॉट। ये कौन सर्टिफाई करेगा, सीटीई करेंगे। कंपिटेंसी सर्टिफिकेट टू वेल्डिंग ऑपरेटर शैल बी ग्रांटेड बाय सीटीई। तो आरडीएसओ क्या करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो होगा उसको अप्रूव करेगा, और जो वेल्डर जो वेल्डिंग ऑपरेटर होगा उसका कंपिटेंसी सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय चीफ ट्रैक इंजीनियर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे आप क्लियर कर ले। तो दो क्वेश्चन आपको मिलते जुलते बन गए यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर में क्वेश्चन में से पूछा था क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम फ्लैश बेड वेल्डिंग प्लांट में कौन अप्रूव करेगा, तो इसके अंदर सीटी भी लिखा है, पीसी आरडीएसओ प्लांट मैन्युफैक्चरर, तो इसका आंसर आरडीएसओ है। लेकिन अगर ये पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि जो वेल्डिंग सुपरवाइजर्स होंगे या जो वेल्डर होगा उसका कंपिटेंसी सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा वेल्डिंग ऑपरेटर को, तो वो है चीफ ट्रैक इंजीनियर। तो दो दो चीजें अलग अलग है, दोनों को आप मिक्स ना करें आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड फॉर मशीन पैकिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर। क्या कहा, मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन, क्या कहा, मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन। एलडब्ल्यूआर में अगर आपको काम करना है तो मशीन पैकिंग लिफ्टिंग करना है एलडब्ल्यूआर में, तो कौन सुपरवाइज करेगा, एसएससी वे, गैंग में, की मैन या जेईपी वे। इसका आपको जो है एनेक्चर 3/8 या 3/10 ऐसा कुछ है, चैप्टर नंबर 3 में वहां मिल जाएगा। देख लेता हूं एक बार। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पे देखिए वर्क चार्ट एंड ऑथराइजेशन लेवल एनेक्स 3/10 के अंदर है, आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर। तो क्या लिखा है, मैकेनाइज्ड स्टैंपिंग, लिफ्टिंग दैट इज जनरल लिफ्ट, अलाइनमेंट, माइनर अलाइनमेंट ऑफ कर्व एक्सेट्रा। लोएस्ट लेवल ऑफ सुपरविजन कौन है, जेईपी वे। कौन है, जेईपी वे। तो इसका आंसर भी जेईपी वे ही होगा ना। मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड फॉर मशीन पैकिंग एंड लिफ्टिंग ऑफ एलडब्ल्यूआर, तो आंसर इसका क्या होगा, जेईपी वे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है आपके सामने। नेक्स्ट, while stacking free rails it should be supported at least at dash points along the length। while stacking free rail, जब फ्री रेल रहती है तो उसको कैसा रखा जाए, कितनी जगह सपोर्ट होना चाहिए, इसका आंसर 4 है। ये सीटी 35 के अंदर जहां तक मुझे लग रहा है ये है ना, सीटी 35 के अंदर ये दिखा हुआ है। देखिए चैप्टर नंबर 6 है हमारा मेंटेनेंस का, इसका पैरा 610, इसके अंदर हैंडलिंग एंड स्टैकिंग ऑफ रेल्स के बारे में बात हुई है। तो उसके अंदर हमसे जो पॉइंट पूछा है पॉइंट 4B है। देखिए 4B, फ्री रेल्स आर सपोर्टेड एट लीस्ट एट 4 पॉइंट्स evenly along their length. Welded rail panels shall be so spread on sets as to rest evenly along their entire length on support spaced at 4 meters center to center to prevent formation of kinks। तो CT35 जो मैंने आपको कहा ना, CT35 उसी के अंदर मैंने कहा ना, ये CT35 अलग से एक लिटरेचर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। मैंने आप लोग को पढ़ाया था CT35 भी, वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पेस 4 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो पैरा 610.4B, पैरा 610.4B के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4 जगह पे सपोर्ट करना है। ये देखिए 4 5 3 2 लिखा था 4 जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर मेजरिंग द वर्साइंस इन टर्नआउट द स्टेशंस आर लोकेटेड एट एवरी, टर्नआउट में जब वर्साइन मेजर करना है, फॉर मेजरिंग द वर्साइंस इन टर्नआउट द स्टेशंस आर लोकेटेड एट एवरी, टर्नआउट में वर्साइन मेजर करना तो स्टेशन कितनी दूर पे होगा, 10 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर या 4.5 मीटर। तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4। देखिए दोस्तों पैरा 401 हमारा जो है चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 कर्व्स एंड टर्नआउट, इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पैरा 401 के अंदर ही है हमारा वर्साइन टर्नआउट के बारे में पूछा है ना। तो क्वेश्चन को मैं वापस से आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉर मेजरिंग द वर्साइंस इन टर्नआउट, टर्नआउट में जो वर्साइन मेजर करते थे, फॉर मेजरिंग द वर्साइंस इन टर्नआउट द स्टेशंस आर लोकेटेड एट एवरी,
10 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर और 4.5 मीटर। जो 3 मीटर आंसर है आप देखिए। फॉर मेजरिंग वर्साइंस, देखिए दो चीजें हैं, दोनों चीजें यहाँ क्लियर है। फॉर मेजरिंग वर्साइंस ऑफ अ कर्व, कर्व की बात हो रही है, टर्नआउट की नहीं। तो 20 मीटर ओवरलैपिंग कॉर्ड शुड नॉर्मली बी यूज्ड विद स्टेशंस एट 10 मीटर इंटरवल। किसके लिए? कर्व के लिए। 10 मीटर इंटरवल पे स्टेशन होंगे, 20 मीटर का ओवरलैपिंग कॉर्ड होगा। और दूसरा है फॉर चेकिंग द रेडियाई ऑफ टर्नआउट एंड टर्न इन कर्व्स, overlapping chord of 6 meters should be used and the versine measuring station should be located at every 3 meter। तो स्टेशन कितने दूरी पे? 3 मीटर पे है ना। कॉर्ड यहाँ पे 6 मीटर का होगा टर्नआउट में, और स्टेशन 3 मीटर पे होगा। कर्व के अंदर कॉर्ड 20 का होगा, स्टेशन 10 पर होगा। तो ये पैरा 401 के अंदर पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी देखिए आपका आंसर 3 मीटर है ना, स्टेशन पूछा था उन्होंने। On a curve, if the speed of the train gets doubled, the cant required for the increased speed will become dash time the cant required for the lower speed। On a curve, if the speed of train gets doubled, किसी कर्व पे स्पीड, ट्रेन की स्पीड डबल हो जाए, the cant required for the increased speed will become dash times the cant required for the lower speed। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा तब आप इसको आंसर कर पाओगे। दिस क्वेश्चन यू नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला एटलीस्ट, है कि नहीं। कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है यहाँ पर, लेकिन एक फॉर्मूला पता होना जरूरी है। यहाँ पे क्या कहा? ऑन अ कर्व, एक कर्व है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन गेट्स डबल, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। द कैंट रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज स्पीड विल बिकम डैश डैश टाइम द कैंट रिक्वायर्ड फॉर द लोअर स्पीड। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला लगेगा। देखिए दोस्तों, पैरा 404 हमारा हम देख लेते हैं। पैरा 404 सुपर एलिवेशन, कैंट डेफिशिएंसी एंड कैंट एक्सेस। इसमें ये देखो फॉर्मूला कैंट का, सुपर एलिवेशन यानी कैंट ना। तो क्या है? कैंट इज इक्वल टू जीवी स्क्वायर अपन 127 इंटू आर। तो जी वहां पे डायनामिक गेज है, आर रेडियस है, वी आपका क्या है? ये आपका स्पीड है, वी आपका स्पीड है, सी आपका कैंट है। सी और वी के बारे में बात हो रही है। क्या कहा उन्होंने? क्वेश्चन क्वेश्चन जरा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि एक कर्व पे अगर ट्रेन की स्पीड डबल हो जाती है, दैट मीन्स वी जो है, वी की जगह मैं इसको लिख दूं 2v। तो अगर ये v को मैं रिप्लेस करूं, मैं इधर लिखता हूं इसको, तो कैंट का हो जाएगा g इंटू वी की जगह पे क्या हो जाएगा? g इंटू 2v स्क्वायर। तो बाकी तो सब सेम रहेगा, 127 इंटू आर, 127 आर, ये सब ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व अगर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4gv स्क्वायर अपॉन 127 आर ना। ये तो बाकी पार्ट तो कॉमन है, बाकी पार्ट हमारा कॉमन है, खाली इसमें फर्क क्या हुआ? ये देखिए, ये 4gv स्क्वायर है ना, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो दिस इज नथिंग बट, क्या हुआ? अगर आपने स्पीड को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा? कैंट रिक्वायरमेंट 4 गुना हो जाएगा। ओके नहीं? तो ये यहाँ पर हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला से पता चला। ठीक है, ऑन अ कर्व इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन गेट्स डबल, द कैंट रिक्वायर्ड फॉर द इंक्रीज स्पीड विल बिकम 4 टाइम द कैंट रिक्वायर्ड फॉर द लोअर स्पीड। तो लोअर स्पीड में जो कैंट चाहिए था अभी 4 गुना हो जाएगा अगर स्पीड को आपने डबल कर दिया तो। ठीक है, तो सी इक्वल जीवी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अगर ये फॉर्मूला याद रहता है जिसको, वो आंसर कर सकता है इसको, लॉजिक बेस्ड है। नेक्स्ट क्या कहा है? इन केस ऑफ सीएमएस क्रॉसिंग, अब सीएमएस क्रॉसिंग के बारे में बात हो रही है। इन केस ऑफ CMS crossing, a value of dash should be deducted from the measured value of wear to find out the actual wear at the nose of crossing of 60 kg section। क्या कहा? In case of CMS crossing, CMS crossing के मामले में a value of dash should be deducted from the measured value of wear to find out the actual wear at the nose of crossing of 60 kg section। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? ठीक है, ये हमको यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको ये मेंटेनेंस के चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, वहां लेकर जाता हूँ। देखिए ये पैरा 429 के अंदर है दोस्तों। पैरा 429 ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। इसके अंदर है 429 में पॉइंट नंबर 3 के ई में है, 3 ABCDE। यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर के बारे में पूरी बात हुई है। ठीक है, थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, इसके नोट्स में है ना, यहाँ पर बात हुई है।
You can see here, in case of CMS crossing, following dimension should be deducted to account for sloping casting of wing rails to 1 in 20 from the wear measurement to find out the actual wear of wing rails and nose of crossing. 52 kg के लिए 2 mm है, 60 kg के लिए 2.5 mm है, हीट ट्रीटेड के लिए 3.5 mm है. वो माइनस करना है, इसको नेगेट करना है ना. Now the following dimension should be deducted to account for slope in casting of wheels from the measurement. ठीक है. हमारा क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या दिया है उसको देख लेते हैं हम लोग जरा एक बार. देखो फॉर 60 kg रेल कितना है 2.5 mm लिखा ना. सीएमएस क्रॉसिंग में कितना माइनस करना है 2.5 mm माइनस करना है हमको. तो हम लोग 2.5 यहाँ पर माइनस करेंगे. तो आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं 2.5 mm है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which of the following track parameter is not directly recorded by TRC? इनमें से कौन सा पैरामीटर TRC रिकॉर्ड डायरेक्टली नहीं करती? अनइवननेस, अलाइनमेंट, ट्विस्ट एंड वेरिएशन ऑफ गेज ओवर नॉमिनल गेज. ये 4 ऑप्शन है. तो ये क्या पैरामीटर TRC रिकॉर्ड नहीं करती? चैप्टर नंबर 5 में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा. अनइवननेस, अलाइनमेंट, गेज वेरिएशन, इन सबके लिए प्रोविजन. सिर्फ एक ट्विस्ट ऐसी चीज है जिसके लिए अरेंजमेंट नहीं है. ठीक है. ठीक है, तो ये हम लोग जरा देख लेते हैं एक बार. देखिए अनइवननेस, अलाइनमेंट, ट्विस्ट और वेरिएशन ऑफ गेज, ये 4 चीजें ध्यान में रखिए. फिर वहां जाके हम लोग चेक करेंगे अभी. तो ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की जो पैरामीटर्स क्या क्या लेती है, ट्रैक इनिशियल प्रिंसिपल पे काम करती है. इसके अंदर आपका वर्टिकल लैटरल एक्सेलरेशन रहती है, गेज के लिए अलग से है. तो गेज का पैरामीटर तो आपको यहाँ पे मिल गया है कि नहीं. यहाँ पे पूरा प्रोग्राम वगैरह दिया हुआ है आपका टीआरसी का. ये देखो यहाँ पर अब देखिए अनइवननेस, अलाइनमेंट, ट्विस्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं रहती. फॉलोइंग और कैलकुलेटेड ऑन 2 सेलेक्टेड बेसिस. तो यहाँ पर एक मिनट. हाँ, यहाँ कुछ तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, एक मिनट. अनइवननेस, अलाइनमेंट, ट्विस्ट यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने ना. बोथ टाइप्स ऑफ टीआरसी हैव द एबिलिटी टू मेजर द कैलकुलेट ट्रैक जर्नी ऑन 2 यूजर सेलेक्टेबल बेसिस इन द रेंज ऑफ 2 to 20 minutes. शॉर्टर वन इज टर्म्ड शॉर्ट कोर्स, लॉन्गर वन इज लॉन्गर बेस. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे. हाँ, track recording. These enable collection of discrete values of various track geometry on selected sampling interval under loaded condition. The TRCs work on inertial. अगर एग्जाम में पूछा TRC कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो इनिशियल प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट फॉर वेरियस ट्रैक ज्योमेट्री एक्सेप्ट गेज. ठीक है. TRC measures lateral and vertical acceleration with the help of accelerometer placed at coach or bogie frame. ठीक है. एक्सेलरेशन एंड lateral and vertical acceleration. तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अनइवननेस और आपका क्या था दूसरा, अनइवननेस और आपका अलाइनमेंट. अनइवननेस यानी वर्टिकल एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनइवननेस में आ जाएगा. ठीक है. और लैटरल अलाइनमेंट यानी लैटरल जो आपको पीक मिलेगा, आपको लैटरल ऑसिलेशन, वो अलाइनमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा. वर्टिकल जो आपका पीक आपको आएगा अनइवननेस को कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, ये 2 चीजें हो गई. ये दोनों चीजें हो गई. इसके बाद में हम लोग अभी इसमें जाएंगे. ये 2 चीजें हो गई ना, लैटरल वर्टिकल एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरोमीटर जो कोच में लगा हुआ है. एक्सेलरेशन वैल्यू ऑब्टेन्ड आर इंटीग्रेटेड ट्वाइस सो एंड सो. ठीक है. द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन रेल एंड एक्सेलरोमीटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एलवीडीटी. डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर एक होता है एलवीडीटी. एलवीडीटी लेजर बेस्ड कॉन्टैक्टलेस सेंसर्स. ठीक है. दीज मेजर्स आर फर्दर. दूसरा क्या है, इसमें गेज मेजरमेंट करने के लिए भी अलग से एक प्रोविजन होता है. तो ट्विस्ट के लिए बेसिकली आप बेस पे तो कैलकुलेट कर लेते हो. ट्विस्ट जो है ना, ट्विस्ट के लिए डायरेक्टली नहीं है. वर्टिकल एक्सेलरेशन, लैटरल एक्सेलरेशन के लिए आपको जो है एक्सेलरोमीटर दिया है, यानी उससे अनइवननेस और आपका लैटरल एक्सेलरेशन मिल जाता है. ठीक है. अनइवननेस और अलाइनमेंट ये मिल जाएगा. ठीक है. गेज मेजर करने के लिए क्या अरेंजमेंट है यहाँ पे, इसको लॉजिक से समझने की बात है. हाँ, लॉजिक से समझने की बात है. गेज मेजर करने के लिए कॉन्टैक्ट गेज सेंसर है या कॉन्टैक्ट लेस है. यानी इसका मतलब क्या हुआ कि लैटरल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और गेज, ये तीनों के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन है.
बाकी वो बेस के आधार पे ट्विस्ट भी कैलकुलेट कर लेता है, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना? ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक हमारा ये हो गया। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा ये हमारा जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये कवर हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ट्विस्ट जो है डायरेक्टली नहीं लिया जाता, ट्विस्ट आपको मिलेगा लेकिन वो बेस के आधार पर मिलेगा, नॉट डायरेक्टली रिकॉर्डेड बाय टीआरसी, यानी टीआरसी ट्विस्ट को डायरेक्टली नहीं रिकॉर्ड करती है। ठीक है, वो ट्विस्ट कैलकुलेट करके निकल जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये एक आज जो करेक्शन स्लिप नंबर 19 आई है उसके बारे में अच्छा याद दिला आपने। तो करेक्शन स्लिप नंबर 19 जो आई है, अच्छा नहीं समझ में आया क्या सर? वापस से मैं बता देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। ये नहीं समझ में आया ना आपको? ठीक है, देखिए टीआरसी के अंदर कोई डिवाइस लगा है, क्या डिवाइस लगा है ना पैरामीटर निकालने के लिए। तो एक डिवाइस लगा है आपका एक्सेलेरोमीटर, क्या है? एक एक्सेलेरोमीटर है। ये क्या करता है? लैटरल, व्हाट इज मीन बाय, देखो समझिए मेरी डायरेक्शन ऑफ रनिंग है, लैटरल एक्सेलरेशन यानी कि साइड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसको, साइड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल, साइडवेज। तो लैटरल डायरेक्शन में अगर कुछ अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो क्यों होता है? जब रेल के अंदर अलाइनमेंट वगैरह कुछ होगी तभी तो ये यहाँ आगे पीछे जाएगा। तो अलाइनमेंट, तो लैटरल अलाइनमेंट, तो ये जो है लैटरल वाला क्या करेगा? अलाइनमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये टीआरसी एक्सेलरोमीटर से मेजर कर लेती है। इसी तरह से अगर ट्रैक के अंदर समझो रेल ऐसी है, इसके अंदर अंडुलेशन है, अप्स एंड डाउन है, या फिर एक ऐसा कहें कि एक पर्टिकुलर जगह पे क्या हो गया कि ट्रैक थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा हो गया, समथिंग लाइक दिस, मैंने थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड बना दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ से जो व्हील पास होगी तो उसको क्या होगा? अपवर्ड बम्प फील होगा ना, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बम्प फील होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या वर्टिकल एक्सेलरेशन आ जाएगा, अपवर्ड बम्प आ जाएगा, तो उसके लिए कौन है? वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो लैटरल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल को तो हमने अलाइनमेंट कहा, वर्टिकल वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अरे भूल गया अभी, मेरे नाम था ना, अनइवननेस, अप्स एंड डाउन ना। देखो अनइवननेस मतलब क्या, ये अनइवन है ना, दिस इज अनइवन। तो ये आपका मिल जाएगा, अनइवननेस आपका मिल जाएगा, आपका अलाइनमेंट मिल जाएगा, और साथ ही साथ में गेज के लिए तो अलग से गेज सेंसर लगा, चाहे वो कॉन्टैक्ट टाइप हो चाहे कॉन्टैक्टलेस हो, गेज सेंसर अलग से दिए। तो ये तीनों डायरेक्टली है। ट्विस्ट आपका निकलेगा लेकिन कुछ कैलकुलेशन के आधार पे, बेस के आधार पे ट्विस्ट आपका निकलेगा, इन किस आधार पर? आपका शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड के आधार पर, डायरेक्टली नहीं निकलता, इनडायरेक्टली निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर उसके हिसाब से था। ठीक है, ये पिछला वाला हमारा क्वेश्चन था ना, इसमें तो ट्विस्ट जो डायरेक्टली नहीं निकल सकता था, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली वो रिकॉर्ड नहीं किया, मिल तो जाएगा डायरेक्टली लेकिन रिकॉर्ड डायरेक्टली नहीं करता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, as per IRPWM which of the following is not a category of track in the context of taking up maintenance of track based on TRC result? क्या कहा? as per IRPWM इनमें से कौन सा जो है क्या बोलते हैं कैटेगरी मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है? तो यह है ट्रैक रिक्वायरिंग प्लान मेंटेनेंस, ट्रैक रिक्वायरिंग डिलेड मेंटेनेंस, ट्रैक रिक्वायरिंग नीड बेस्ड मेंटेनेंस, ट्रैक रिक्वायरिंग अर्जेंट मेंटेनेंस। तो आप जानते हैं मेंटेनेंस लिमिट तीन टाइप की होती है, यूएमएल, पीएमएल, एनबीएमएल और यूएमएल। पीएमएल का मतलब होता है, पीएमएल में यहीं पे लिख देता हूँ, पीएमएल यानी होता है प्लान्ड मेंटेनेंस लिमिट, में शॉर्टकट में पीएमएल लिख रहा हूँ। हाँ, बाजू में दूसरा है यहाँ पे एनबीएमएल, नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट, और तीसरा अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, यूएमएल। तो अब ऐसे ही ऑड मैन आउट हो गया, ये ऐसे ही ऑड मैन आउट हो गया ना। ट्रैक रिक्वायरिंग डिलेड मेंटेनेंस ऐसा करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कि डिलेड मेंटेनेंस करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग है। रेफरेंस दिखा देंगे आपको। देखिए दोस्तों, पैरा 521, पैरा 521 प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस। पैरा 521 क्या है? प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस, ट्रैक रिक्वायरिंग प्लान मेंटेनेंस, ट्रैक रिक्वायरिंग नीड बेस्ड मेंटेनेंस, ट्रैक रिक्वायरिंग अर्जेंट मेंटेनेंस। ये तीनों मैंने कहा था ना, तीनों है। तो प्लान मेंटेनेंस के नाम पे प्लान मेंटेनेंस लिमिट आ जाएगी। इसी तरह से नीड बेस्ड मेंटेनेंस के नाम पे नीड बेस्ड मेंटेनेंस लिमिट एनबीएमएल हो जाएगा। और तीसरा है हमारा अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट, जिसको यूएमएल हम लोग कहते हैं। ये तीनों टाइप की लिमिट्स हो गए आपके, तो आप तीनों देख लिया आपने।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो डिलेड मेंटेनेंस करके कुछ भी नहीं है, प्लान मेंटेनेंस होता है, नीड बेस्ड होता है और अर्जेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पर आप लोग बार बार ये मुझे आई मैनुअल का बता रहे हैं, याद दिला रहे थे मैनुअल का आज एक करेक्शन स्लिप आई है, आप लोग जानते होंगे, करेक्शन स्लिप नंबर 19। IRPW में अब तक 18 करेक्शन स्लिप थी, अब करेक्शन स्लिप नंबर आपका 19 भी आ चुका है। तो पैरा 506 के अंदर चेंजेस हुए हैं, जरा पैरा 506 के अंदर जरा चेंजेस हुए, वो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अभी का फ्रीक्वेंसी था, है ना, मतलब न्यू करेक्शन आने के पहले इस तरीके की फ्रीक्वेंसी थी। अब इसके अंदर चेंजेस क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेंजेस डायरेक्टली बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ मैं शॉर्टकट में आपको जो करेक्शन स्लिप अभी हाल फिलहाल में आई है, करेक्शन स्लिप नंबर 19, मेजर चेंजेस कुछ भी नहीं है, खाली पैरा 506 के अंदर टीआरसी की फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस कुछ हुए हैं, उसके बारे में बता दिया जा रहा है कि स्पीड रूट्स विद स्पीड अब वो 130 kmph 2 महीने में एक बार, क्या है, 2 महीने में उनका जो है क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा टीआरसी का, जहाँ पे स्पीड 130 के ऊपर है। ठीक है, और 110 से 130 जहां पर स्पीड है वहां पर 2 महीने की जगह पे अब वो 4 महीने में होगा। यहाँ पे दो, यहाँ देखो ये पहले 130 के ऊपर पहले भी 2 ही महीने था, लेकिन 110 से 130 के बीच में पहले 3 महीने में हम लोग जो है टीआरसी चलाते थे, अब 4 महीने में चलाएंगे। ठीक है ना, यानी एक साल में 4 बार चलती थी, अब यहाँ पे एक साल में 3 बार चलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने 4 महीना 6 महीना अलग से उन्होंने डिवाइड करके दिया था कि 100 से 110 4 महीने में और अप टू 100 6 महीने में। तो इसको उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसको उन्होंने ये जो है ना दोनों चीजों को क्या कर दिया, मैं इसको यहाँ पे अगर ऐसा लिखूं तो गलत नहीं होगा, तो मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, स्पीड अप टू 110 kmph, स्पीड अप टू 110 kmph। तो ये पहले वाला तो सब कुछ कट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे दोनों के लिए क्या कहा कि स्पीड अप टू 110 kmph 6 मंथ्स, यानी कि अब तीन ही स्पीड बैंड यहाँ पे कहा है, 130 के ऊपर 2 महीने में, 110 से 130 4 महीने में, और स्पीड अप टू 110 kmph हो जाएगा 1 in 6 मंथ्स, हो जाएगा 1 in 6 मंथ। ये करेक्शन स्लिप नंबर 19 हमारी है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व स्टिपुलेटेड फॉर बीजी लाइन एज पर शेड्यूल 1 ऑफ IRSOD। IRSOD के हिसाब से मिनिमम कर्व रेडियस का क्या है, तो ये आपको मालूम होगा, इसमें IRSOD के हिसाब से हमारा जो है रेडियस जो है कितना, मैक्सिमम रेडियस कितना है, 10 डिग्रीज है, मिनिमम रेडियस है 175 मीटर। आपको रिलेशन पता होगा तो आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, D = 1750 डिवाइड बाय R। दिन में से इनमें से एक चीज पता होना चाहिए, अभी आपको रेडियस पूछा तो क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल्स टू 1750 डिवाइड बाय D, ना, एक ही बात, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बीजी में ब्रॉड गेज में मैक्सिमम डिग्री कितना परमिटेड है, ब्रॉड गेज में 10 डिग्रीज। तो अगर मैं इसको डी की जगह पे लिख दूं 10, तो 1750 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 175 मीटर आएगा ना। आप इसको IRSOD में देख लेना, मैं IRSOD ओपन नहीं कर रहा हूँ अभी, IRSOD में ओपन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर लेना, बहुत आसान है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 175 मीटर्स। नेक्स्ट है, ऑन द रूट्स कवर्ड बाय रेल ग्राइंडिंग द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ GMT। जहां पर ये पैरा 702 में आपको मिल जाएगा, पैरा 702 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या कहा, ऑन द रूट्स कवर्ड बाय रेल ग्राइंडिंग द सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ GMT फॉर कंसिडरिंग थ्रू रेल रिन्यूअल 60 kg इज 1000 GMT है। आंसर पैरा 702 में मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। देखिए पैरा 702 आपका जो है रिन्यूअल के बारे में, ये काफी बड़ा पैराग्राफ है, मैं आपको सीधे वहीं लेकर चलता हूँ जहां हमारा आंसर है। तो ये यहाँ पर आए हम लोग ये पेज पे, यहाँ देखते हैं।
ठीक है, पॉइंट नंबर डी है इसके अंदर बेसिकली पैरा 702 के अंदर। यहाँ देखिए, रिन्यूअल्स ऑन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी ऑफ ट्रैफिक कैरिड। रिन्यूअल्स ऑन कंसिडरेशन ऑफ सर्विस लाइफ इन टर्म्स ऑफ टोटल जीएमटी ऑफ ट्रैफिक कैरिड। ठीक है, तो क्या है 60 kg, आमतौर पे 60 kg 90 यूटीएस का कितना है 800 है। लेकिन क्या कहा, ये देखिए आप यहाँ पे हम लोग को इसके ऊपर ध्यान देना है। सर्विस लाइफ इन टर्म्स of total GMT of traffic carried out for considering through renewal of 60 kg 90 UTS rail would be 1000 GMT on the routes covered by rail grinding, provided the rail satisfies condition. The condition of rail is satisfactory. रेल की कंडीशन सेटिस्फैक्टरी रहेगी 1000 GMT, जहाँ पे रूट कवर्ड बाय रेल ग्राइंडिंग है वहां पर हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं बचे। क्वेश्चन नंबर 30, new rails unloaded along track for rail renewal work should rest। क्या कहा, न्यू रेल्स अनलोडेड along track for rail renewal should rest on head, on web और foot और as per site requirement। कैसे उसको रखना, रेल को कैसा रखना। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये शायद आपको मिल जाएगा सीटी 35 में भी। पैरा कितना था हमारा, मैं भूल गया, सीटी 35 में वहां पर भी मिल जाएगा आपको, देख लेता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, पैरा 711 अनलोडिंग ऑफ रेल स्लीपर्स एंड फास्टनिंग, इसके अंदर अब ये पॉइंट पे मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट पे लेके चले जाता हूँ। कहाँ पर इसके बारे में लिखा है, द अनलोडेड पैनल्स, रेल पैनल की बात चल रही है। अनलोडेड पैनल शुड बी केयरफुली स्टैक्ड ऑन अ लेवल बेस, केयर बीइंग टेकन टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ किंग्स। फ्लैट फुटेड रेल्स, हमारी जो आजकल रेल हम यूज करते हैं फ्लैट फुटेड रेल, तो फ्लैट फुटेड रेल एज अ रूल शुड रेस्ट ऑन द फुट। कैसा रेस्ट करना चाहिए, फुट पे होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्लैट फुटेड रेल है इसको कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, फ्लैट फुटेड रेल हमारी कैसे रखी जाएगी, ये रेल का हेड है, ये समझो रेल की वेब हो गई, और ये रहा रेल का फुट ना, कच्चा पक्का तौर पे। तो ये हमेशा फुट नीचे होना चाहिए। तो फ्लैट फुटेड रेल एज अ रूल शुड रेस्ट ऑन द फुट। तो पैरा 711 के अंदर आपको इसका रेफरेंस हमने दिखा दिया। ठीक है, तो शुड रेस्ट ऑन फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कंडीशन है, हाँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट, नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉन इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट ना, नॉन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑलवेज ओपन टू रोड ट्रैफिक, कैन बी ओपन टू रोड ट्रैफिक ओनली अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इज ऑलवेज क्लोज टू रोड ट्रैफिक, क्या है। ठीक है ना, नॉन इंटरलॉक गेट। ठीक है, तो लेवल क्रॉसिंग के चैप्टर में आपको मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 9 में चलते हैं वहां पे। देखिए दोस्तों, नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अभी हमारा क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेता हूँ। नॉन इंटरलॉक गेट के लिए नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग, तो वो यहाँ देख लेते हैं नॉर्मल पोजीशन ऑफ गेट्स। तो ये यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नॉन इंटरलॉक पे, इंटरलॉक के लिए क्या है, इंटरलॉक के लिए क्या है, इंटरलॉक नॉर्मली ओपन रहेगा। इंटरलॉक क्या रहेगा, ऑल इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग शुड बी shall be kept normally open to road traffic and may only be closed against the road traffic for the passage of train or for any other railway operation by taking of the signal। तो इंटरलॉक के लिए हो गया, हमसे नॉन इंटरलॉक के लिए कहा है, नॉन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग। तो इसलिए क्या कहा, the gate must normally be kept closed and secure fastening against road traffic and may only be opened for the passage of train when it is necessary and safe to do so। ठीक है, क्या है, गेट नॉर्मली क्या हो, क्लोज होना चाहिए और सिक्योरली लॉक करके रहना चाहिए रोड ट्रैफिक के लिए। और जब भी कोई रोड ट्रैफिक आएगी तभी इसको ओपन कर, मे ओनली बी ओपन फॉर द पैसेज ऑफ ट्रेन रोड ट्रैफिक व्हेन इट इज नेसेसरी एंड सेफ टू डू सो। तो ये नॉन इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग के लिए इस तरीके से, द गेट मस्ट नॉर्मली बी केप्ट क्लोज एंड सिक्योरली फास्टेंड अगेंस्ट रोड ट्रैफिक, मे ओनली बी ओपन फॉर द पैसेज ऑफ रोड ट्रैफिक व्हेन इट इज नेसेसरी एंड सेफ टू डू सो। यहाँ पे क्या कहा जाए, नॉर्मल कंडीशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग इज ऑलवेज ओपन or can be open to road traffic only under special instructions, always close to road traffic ना, यही है ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जब can be open to road traffic only under special instructions।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप्स, अगेन लेवल क्रॉसिंग का क्वेश्चन आ गया। प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप्स ऑन अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रंबल स्ट्रिप्स होते हैं ना, आपने देखा ना, ब्लैक येलो का, ब्लैक येलो कलर के एक होते हैं रंबल स्ट्रिप्स हुआ करते हैं, या फिर मैनुअली भी बिटुमेन से भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बनाए जाते हैं। रंबल स्ट्रिप्स ये जो है लेवल क्रॉसिंग के अप्रोच में लगाने होते हैं। प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप्स है कि नहीं, तो रंबल स्ट्रिप से क्या होता है, ड्राइवर अलर्ट भी हो जाता है ना। तो प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप्स ऑन अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका काम है, रेलवे का काम है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है, स्टेट के या किसी और का, या कंसर्न रोड अथॉरिटी, किसका काम है। तो ये हमको यहाँ पे इसका आंसर देखना है। ओके, तो अगेन लेवल क्रॉसिंग के चैप्टर में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए पैरा 916, प्रोविजन ऑफ स्पीड ब्रेकर्स ऑन द अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग। प्रोविजन ऑफ रंबल स्ट्रिप्स ऑन अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स एज पर द स्टैंडर्ड डिजाइन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोड अथॉरिटी। किसकी जिम्मेदारी है, रोड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, रोड अथॉरिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोड अथॉरिटीज। ठीक है, ठीक है। स्टेट, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की बात हुई है कि रंबल स्ट्रिप लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हाँ, यहाँ रेलवे अपना क्या करती है, देखिए अगर उन्होंने नहीं लगाया तो क्या हम छोड़ देंगे, हम सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, तो रेलवे क्या कहती है, however it is incumbent however it is incumbent upon railway to provide speed breakers as per the standard design on level crossing irrespective of whether the approach road is metalled or unmetalled as a temporary safety measure till such time these are replaced with rumble strips of proper design by the road authorities। लेकिन तो रेलवे की क्या जिम्मेदारी है कि रेलवे जब तक स्टेट अथॉरिटीज यानी रोड अथॉरिटी जब तक लगाती नहीं है रंबल स्ट्रिप, तो रेलवे क्या करेगी, टेम्परेली जो है क्या करेगी, स्पीड ब्रेकर प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, स्पीड ब्रेकर रेलवे को प्रोवाइड करना है। जिम्मेदारी किसकी है, रोड अथॉरिटी की। तो पैरा 916 में आपने देख लिया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। As per IRPWM, who can issue competency certificate to JEPA और SSCPA for use of trolley? IRPWM के हिसाब से जो है ट्रॉली वगैरह को, PWI को बेसिकली कहेंगे, ट्रॉली इस्तेमाल करने के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट कौन देंगे, सीनियर स्केल ऑफिसर, जूनियर स्केल ऑफिसर, जे ग्रेड ऑफिसर या ADRM, मिनिमम लेवल किसका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन हमको है IRPWM चैप्टर नंबर 8 में हमको ये मिलेगा। देखिए दोस्तों, एनेक्चर 14/2 उसके अंदर आपको जो है ना ये मिल जाएगा, यूज ऑफ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी बाय, पॉइंट नंबर 6 देखिए, टू यूज ऑफ ट्रॉली, मोटर ट्रॉली, लॉरी बाय जेई SSC PA, कौन देंगे सर्टिफिकेट, मिनिमम सीनियर स्केल ऑफिसर, और उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 2 साल की होगी। तो क्या है, कौन देंगे, मिनिमम कौन है, सीनियर स्केल ऑफिसर, तो वैलिड फॉर 2 ईयर्स है। ठीक है, तो सीनियर स्केल ऑफिसर, एनेक्चर 14/2, एनेक्चर 14/2 के अंदर फंक्शन अथॉराइज टू इशू कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, कौन सा, कौन है यहाँ पे, सीनियर स्केल ऑफिसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सीनियर स्केल ऑफिसर यहाँ पे जो है यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, यानी AEN शाल इंस्पेक्ट एवरी टनल इन हिज ज्यूरिसडिक्शन। AEN अपने ज्यूरिसडिक्शन के में जो टनल है इसको कब इंस्पेक्ट करेंगे, है कि नहीं, once in 2 years आफ्टर मानसून, once in 2 years बिफोर मानसून, once a year आफ्टर मानसून, once a year बिफोर मानसून। 2 साल में एक बार या 1 साल में एक बार, पहले तो ये देखो, फिर मानसून के पहले कि मैं मानसून के बाद में। ठीक है ना, तो ये टनल इंस्पेक्शन का जो है आपको देखना है, ये आपको ब्रिज में भी मिलेगा, पीवे में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा ये क्वेश्चन ना, ब्रिज मैनुअल का भी है, पीवे का भी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों जगह आपको मिल सकता है ये। चलो मैं इसको IRPW में देख लेता हूँ। टेबल 1A, देखिए दोस्तों, टेबल 1A पैरा 103 में, तो इसमें हम लोग टनल का इंस्पेक्शन देख रहे हैं, AN का इंस्पेक्शन है, इसमें टनल का देखते हैं। ठीक है, तो टनल का क्या कहा, once in a year all tunnels before monsoon, ऑन ऑल साल में एक बार ऑल टनल्स बिफोर मानसून।
ठीक है, उसमें सारी की सारी चीजें देखना, टनल्स कंडीशन ऑफ विच वारंट स्पेशल अटेंशन टू बी इंस्पेक्टेड मोर फ्रिक्वेंटली, जिसके अंदर स्पेशल अटेंशन है उसको और फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, लेकिन आमतौर पर साल में एक बार बिफोर मानसून। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपेरेटिव टाइप है इसके लिए। टनल का इंस्पेक्शन एएन पहले करते हैं, बिफोर मानसून से पहले एएन करते हैं, ठीक है। और ये टनल का इंस्पेक्शन पीडब्ल्यूआई जो करेंगे ना, ये भी साल में एक बार करेंगे, लेकिन मानसून के बाद करेंगे। और अगर बात करेंगे हम लोग ब्रिज की, तो ब्रिज का इंस्पेक्शन उल्टा है। ब्रिज का इंस्पेक्शन जो है पीडब्ल्यूआई करेगा साल में एक बार बिफोर मानसून, एएन करेंगे साल में एक बार आफ्टर मानसून। तो ये भी जरा ध्यान रखिए, ठीक है ना। टनल और ब्रिज, अगर टनल पूछा है तो अगली बार ब्रिज पूछ सकता है। तो ये याद रखें कि टनल का इंस्पेक्शन एएन पहले करता है और ब्रिज का इंस्पेक्शन पीडब्ल्यूआई पहले करता है। अब बाकी वाइस वर्सा है, बाकी वाइस वर्सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ कटिंग के लिए भी सेम है, सही कहा राहुल आपने, कटिंग के लिए भी इट इज ऑल्सो सेम, फॉर कटिंग ऑल्सो इट इज सेम। कटिंग बेसिकली क्या है, देखिए कटिंग और टनल में फर्क क्या है। ये समझो कटिंग का मतलब क्या है कि दो हिल थे, इसको काट दिया। और टनल का मतलब क्या हुआ, टनल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही है ना, यानी देखिए ये पोर्शन उड़ा दिया तो कटिंग जैसा दिखाई देगा ना। तो यही है, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ड्यूरिंग मानसून द स्टेशनरी वॉचमैन इज टू बी पोस्टेड एट नॉमिनेटेड वल्नरेबल लोकेशंस। मानसून में स्टेशनरी वॉचमैन को नॉमिनेटेड वल्नरेबल कटिंग में पोस्ट करना रहेगा। तो सिर्फ नाइट में करना है, राउंड द क्लॉक करना है, या डीएन तय करेंगे, या मानसून पेट्रोलिंग जब तक नहीं होगी तब तक करेंगे। क्या मानसून में स्टेशनरी वॉचमैन को पोस्ट करना पड़ता है, नॉमिनेट करना पड़ता है वल्नरेबल कटिंग में, तो क्या सिर्फ रात में करना है, या राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे करना है, या डीएन तय करेंगे, या फिर जब तक मानसून पेट्रोलिंग नहीं की गई है तब तक के लिए किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है राउंड द क्लॉक है, 24 घंटे करना पड़ेगा स्टेशनरी वॉचमैन को जो है ना, वल्नरेबल लोकेशंस पे वल्नरेबल कटिंग में 24 घंटे लगाया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, राउंड द क्लॉक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। देखिए दोस्तों, पैरा 1006, पैरा 1006 वॉचमैन एट वल्नरेबल लोकेशंस, डायरेक्टली आपको यहीं पे लेके जाता हूँ आंसर पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर, यहाँ देखिए नीचे ही है बिल्कुल, गार्डिंग ऑफ, देखो पैरा 1006 में पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमको मिल जा रहा है, guarding of vulnerable locations. Stationary watchmen should be posted round the clock at every nominated location during the monsoon period as required. Stationary watchmen should be posted round the clock at every nominated location during the monsoon period as required. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया ना, तो राउंड द क्लॉक उसको पोस्टिंग उसके हो गई। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारे अब तक के जो नायर के पेपर हमारे हुए ना, इसके अंदर टोटल 21 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। कितने, 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना विथ रेफरेंस हमने देख लिया। इसी के बहाने हमने मैनुअल को जरा ओपन किया, हमने बाकी चीजें भी हमारे थोड़े से ध्यान में आ गई। लेकिन यही इतना ही लिमिटेड नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन इनमें से कुछ आएगा तो हमने रिवाइज कर लिया। इसके अलावा भी हमें पढ़ना है, हमारे और भी जो टेस्ट हमने किए हैं पहले, मैंने जो कई टेस्ट बनाए थे IILPWM के, आप उसको भी प्रैक्टिस करेंगे जरूर, ठीक है ना। तो वो उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। ओके, तो कल हम लोग जो है ना, कल वर्क्स मैनुअल का ले लेंगे। कल हम लोग नायर के जो वर्क्स मैनुअल के क्वेश्चन है ना, कल हम लोग उसको ले लेंगे। ओके।